Welcome everyone. Good evening, guys. Welcome to this live session of physics. As per your doubts, I have taken a few questions for this live sessions. We are going to discuss around 10 to 12 questions, and I have taken a few selected questions to discuss here, and I'll try to simplify the things. Mostly those questions are out of 10 questions, mostly 6 to 7 questions are easy and easier to understand. Next 3 to 4 questions, maybe you'll find it little difficult to understand. But आप लोगों को hopefully I'll try to clarify things in the most easy and appropriate way. Okay, so let's start the session. Let me introduce myself first. I am Sumit Nahak. I had secured All India rank 691 in NEET 2021 and currently pursuing MBBS in AIIMS Bhubaneswar. Okay, so let's start the session. So before we sneak into physics, the first chapter we discuss here is units and measurement. Okay, so इसमें ज्यादा लोगों को दिक्कत होती नहीं है, मतलब काफी इजी टॉपिक है. बट अगर वेटेज भी देखोगे नीट में या फिर जेईई मेन में, अगर आप अपेयर कर रहे हो, नीट में भी हर साल आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस यू विल फाइंड अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट. ओके, सो इस चैप्टर को करने के लिए कुछ इतना ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं देना पड़ता, बट हाई वेटेज भी है, तो easy to go chapter. Okay, so before we sneak into physics, the first chapter we cover is units and measurement. Why do we cover units and measurement? Because the next chapters we are going to study, उसमें जो भी चैप्टर्स हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, उसके लिए जो बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक फाउंडेशन जो देता है, वो देता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट. सो व्हाट आर यूनिट्स एंड व्हाट आर मेजरमेंट? व्हाट आर यूनिट्स? यूनिट्स जिसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं फिजिक्स में. Units or physical quantities. I'll start with physical quantities. Physical quantities क्या है? All the quantities. And guys, one more thing. I have taken the questions in the left side and I'll try to explain the answers in the right side. So guys, please focus on the right side of the screen. All the quantities that can be measured are known as physical quantities. Okay, तो फिजिकल क्वांटिटीज का बेसिक डेफिनेशन है, जिसको भी हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज. फॉर एग्जांपल डे टू डे लाइफ में आप लोग देख सकते हो, वेट आप मेजर करते हो, वेट, लेंथ मेजर करते हो आप, फिजिकल क्वांटिटी. 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा फोर्स कैसे मेजर करते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन 9th क्लास में पढ़ा होगा, उसको भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं. वर्क माने जो भी क्वांटिटीज हम लोग डे टू डे लाइफ में आप देख लो, जिसको भी आप मेजर कर सकते हो, पावर हो गया, वर्क हो गया, करंट हो गया, चार्ज हो गया, जिसको भी हम लोग मेजर करते हैं, दैट इज नोन एज ए फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, तो ये है फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट. नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट. फिजिकल क्वांटिटीज भी दो टाइप का होता है. क्या क्या दो टाइप होता है फिजिकल क्वांटिटीज? वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज and another one is derived physical quantities. Derived physical quantities. तो fundamental physical quantities and derived physical quantities में difference क्या है? Fundamental physical quantities मतलब the physical quantities which cannot be expressed in terms of other quantities, which cannot be expressed in terms of other quantities. मैं इसका एग्जांपल दूंगा, उससे पहले मैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का भी डेफिनेशन बता देता हूं, और इसके बाद जब एग्जांपल दूंगा तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाए. डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज मतलब क्या है? द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज. ओके, फंडामेंटल मतलब जिसको हम लोग और किसी टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते. डिराइव्ड मतलब जिसको अदर फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते. फंडामेंटल का एग्जांपल क्या हो जाएगा? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड मेनी मोर. ऐसे 7 ही क्वांटिटीज है, मेनी मोर नहीं, 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो जिसको हम लोग और किसी टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते. और डिराइव्ड क्वांटिटीज मतलब क्या है? जैसे वेलोसिटी हो गया,
वेलोसिटी से डिराइव क्वांटिटीज। क्यों? वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड लिखते हैं, इसका एसआई यूनिट। तो मीटर पर सेकंड मतलब मीटर हो गया एक फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड भी हो गया एक और फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका मीटर, इससे सेकंड है। ये दो फंडामेंटल क्वांटिटीज मिलके एक बनाया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हो गया डिराइव। वैसे डिराइव मतलब जो भी फॉर्मूले आप लोग अलग से डिराइव करते हो। फोर्स का हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब जिसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, ये सब बेसिक चीजें था यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जब आप चैप्टर में आगे बढ़ोगे देन यू विल फाइंड एसआई यूनिट्स। व्हाट इज एसआई यूनिट? एसआई यूनिट मतलब देखो हम लोग यहाँ पे इंडिया में हम लोग जब वेट मेजर करते हैं तो हम लोग केजी में लिखते हैं, but if you go to England, they measure their weight in pounds. So and here we measure temperature in Celsius. But in foreign countries, if you go to Western countries, they measure the temperature in Kelvin. Okay, so what scientists saw is they saw that in different parts of the world, people use different units of different fundamental quantities. So they should have it. We should have some SI unit. SI unit means some international unit which is recognized by all over the world. मतलब जिसको हम लोग बोलेंगे तो वर्ल्ड में सबको समझ में आएगा। ओके, जिसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो वर्ल्ड में सबको समझ में आएगा। दैट इज नोन एज एसआई यूनिट और इंटरनेशनल यूनिट। ओके, उसी को बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल यूनिट। तो इंटरनेशनल यूनिट, ओके, सो इंटरनेशनल यूनिट हम लोगों के पास जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है मैं सबका एसआई यूनिट बोलता हूँ आपको। जैसे आ गया लेंथ, लेंथ का एसआई यूनिट इज मीटर। देन कम्स मास, मास का एसआई यूनिट इज केजी। टाइम, टाइम का एसआई यूनिट क्या है? सेकेंड। टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है? केल्विन। फिर है करंट, करंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका एसआई यूनिट क्या होगा? एम्पियर। फिर आ गया लुमिनस इंटेंसिटी जिसका फंडामेंटल क्वांटिटी है कैंडला, सॉरी एसआई यूनिट है कैंडला। ओके, सो यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिससे हम लोग लेके और बाकी डिराइव क्वांटिटीज करते हैं। तो ये 7 एसआई यूनिट्स हम लोगों के फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ओके, this is very important guys. Okay, so you have to learn the 7 fundamental quantities. Then when we will move next to this chapter, in the chapter units and measurement, you will find the calculation for errors. ये हो गया फर्स्ट में डिस्प्ले करता है फंडामेंटल क्या है, डिराइव क्वांटिटीज क्या है, देन एसआई यूनिट। आप जब नेक्स्ट चैप्टर में, इस चैप्टर में जब आगे बढ़ोगे तो विल फाइंड एरर। एरर का मतलब क्या है? जब आप किसी भी चीज को मेजर करते हो, किसी भी, फॉर एग्जांपल आप वेट मेजर कर रहे हो, टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, लेंथ मेजर कर रहे हो, किसी भी कैलकुलेशन में किसी भी चीज को हम लोग मेजर कर रहे हैं, देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट गाइस। कुछ भी मेजर कर रहे हो, कुछ भी चीज हम लोग परफेक्टली एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। देयर हैज टू हैव सम एरर इन इट। ओके, सारी चीजों में एरर होता है। सो जो एरर होता है, देखो अगर हम लोगों ने कुछ लेंथ कैलकुलेट किया था तो लेंथ में कुछ एरर आ गया। देन हम लोगों ने हाँ टाइम कैलकुलेट किया था, टाइम में कुछ एरर है। ओके, तो लेंथ नहीं मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डिस्टेंस, डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो उसमें कुछ एरर आया, टाइम कैलकुलेट किया तो उसमें कुछ एरर आया। तो हम लोग जो जब वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला डालेंगे क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी में भी we'll have some error, isn't it? We'll have some error. So how to calculate what percentage error we have in the quantity we are finding? Okay, distance में कुछ error आया, time में कुछ error आया, so obviously velocity में कुछ error होगा ही होगा। Okay, तो इसी चीज को फाइंड करने के लिए we read this chapter error. Okay, तो error में मैं फर्स्ट डिस्क्राइब करता हूँ रिलेटिव एरर क्या है, देन मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे करते हैं, then you have to go and read on your own guys. Okay, so first I'll give some basic idea of what error is. Okay, then I'll move to the next question. So error, relative error क्या है? Relative error means it is the ratio of the mean absolute error
to the mean value of the quantity measured. ओके, सो रिलेटिव एरर के लिए क्या हम बोल सकते हैं, मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता हूँ. जो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, मतलब x अगर एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड इज द रिलेटिव एरर. ओके, सो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में ये दो तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. When you will go through this chapter, this is very easy to understand. I'll suggest you guys to go through this chapter once. Yeah. So moving next, many students had doubt in what is motion and what is kinematics. What is motion? Motion क्या है? When do we say an object is in motion? See, motion basically means the change in position of a body with time. Motion basically means the change in position, of a body with time. So motion का मतलब बेसिक मीनिंग क्या है, एक बॉडी का चेंज होना, मतलब पोजीशन चेंज होना. अगर एक बॉडी किसी टाइम पे पॉइंट ए पे था और किसी टाइम पे ए से और थोड़ी देर के बाद बी पॉइंट पे, सो वी विल से द बॉडी वाज इन मोशन because it has changed its position, so motion basically means the change of the position with respect to time. कुछ टाइम के बाद अगर उसका पोजीशन चेंज हुआ तो ऑब्वियसली हम लोग बोलेंगे कि ये मोशन में था. ओके, सो मोशन हम लोग जब भी डिस्क्राइब करते हैं, we describe it with a reference point. इसका मतलब क्या है, मोशन का हम लोग जब भी डिस्क्राइब करते हैं, जब यहाँ पे देखो मैंने जब मोशन डिस्क्राइब किया तो ए को मैं रेफरेंस पॉइंट लिया था, तभी मुझे पता चला कि ये ऑब्जेक्ट मूव किया है पॉइंट ए टू बी. अगर मेरे पास कुछ रेफरेंस पॉइंट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट पॉइंट ए कुछ है ही नहीं, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि द बॉडी हैज चेंज इट्स पोजीशन. पता करने के लिए ऑब्वियसली हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं, एक पॉइंट को, उसके बाद हम लोग देखते हैं बॉडी हैज मूव्ड और नॉट. ओके, सो दैट इज नोन एज मोशन. सो मोशन के टाइप्स हम लोग मैं डिस्क्राइब करूंगा. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन? द फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज रेक्टिलिनियर मोशन. What is rectilinear motion? Rectilinear motion means when the body moves in a straight line. When the body moves in a straight line, that is known as rectilinear motion. और क्या मोशन हो सकता है? सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन तो आप देखते होंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप लोग फिंगर में ले लो और उसको रोटेट करना स्टार्ट करो, दैट इज नोन एज सर्कुलर मोशन. And you can take an example of planets revolving around the sun. They're moving in a circular motion. और क्या मोशन हो सकता है? Periodic motion. What is periodic motion? When an object repeats its motion again and again. When an object repeats its motion again and again, that is known as periodic motion. Okay. For example के तौर पे हम लोग ले सकते हैं, अगर मैंने मान लिया एक पेंडुलम ले लिया. ओके, सो एक पेंडुलम को अगर ले लिया मैं, पेंडुलम को जब हम लोग एक बार फोर्स दोगे छोड़ दोगे तो पेंडुलम विल बी रोटेटिंग, पेंडुलम विल बी मूविंग अगेन एंड अगेन. ये अगर रेफरेंस पॉइंट ले लोगे तो पेंडुलम विल बी मूविंग अगेन एंड अगेन अराउंड द सेम लाइन. ओके, सो उसी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. ओके, सो तीन टाइप के मोशन हम लोग पढ़े. एक पढ़ा हम लोगों ने रेक्टिलिनियर मोशन, एक पढ़ा हम लोगों ने सर्कुलर मोशन, एक हम लोगों ने पढ़ा पीरियोडिक मोशन. ओके, सो दीज आर द थ्री काइंड्स ऑफ मोशन. सो आई होप गाइस यार मोशन का डेफिनेशन और टाइप्स आप लोगों को क्लियर हुआ, कुछ उतना डिफिकल्ट था नहीं. ओके, सो नेक्स्ट इन द टॉपिक विल मूव टू काइनेमेटिक्स. व्हाट इज काइनेमेटिक्स? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज काइनेमेटिक्स? सो काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स. मैकेनिक्स अगर आप देखोगे, जो फिजिक्स में आप लोग अभी पढ़ रहे हो मैकेनिक्स दो टाइप का होता है. एक है काइनेमेटिक्स,
और एक है डायनामिक्स. Okay, so what is kinematics? Kinematics is, it is a branch of mechanics. It is a branch of mechanics which deals with equations that describes the motion of an object without any external force. समझने के लिए ट्राई करो guys. It is a branch of mechanics which deals with the equations that describes the motion without any extra force, external force. Without any force जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका हम लोग जब मोशन पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स. ओके, सो काइनेमेटिक्स में you must have heard about three equations which you learned in class 9. I definitely know you guys know those equations. V equal to U plus AT, S equal to UT plus half AT square, V square minus U square equal to 2S. If you guys don't know those formulas, don't know those equations, I'm here going to explain those equations in a very simplified way. Okay, so listen to me very carefully. So kinematics का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया, एक ऑब्जेक्ट का मोशन without any external force, that is kinematics. It's a branch of mechanics. Okay, so kinematics में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ते हैं. फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग डिस्टेंस. सो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस? डिस्टेंस मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर यहां से यहां तक कवर किया तो कितना डिस्टेंस का मतलब हिंदी में प्रॉपर मीनिंग इज दूरी. कितना कितना डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, कितना दूरी ट्रैवल किया, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस. डिस्टेंस इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट वी यूज इन काइनेमेटिक्स. देन टाइम आप लोगों को पता ही है. देन कम्स वेलोसिटी और स्पीड. स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कितना स्पीड से वो ऑब्जेक्ट जा रहा था उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्पीड. ओके, सो एंड वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. I'll describe about the velocity in the next question where we'll discuss about average velocity. Displacement is also a very important topic that we are going to discuss in the next question, not now. So now I am going to describe kinematics. Distance क्या है आप लोगों को पता है, time पता चल गया, speed पता चल गया. So I'll describe three equations of kinematics. Three important equations of kinematics. क्या क्या three important equation? First important equation is V equal to U plus AT. So V equal to U plus AT का मतलब क्या है? V is final velocity. V is final velocity. U is initial velocity. Acceleration is कितना उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, कितना उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन. ओके, देन कम्स टाइम. ओके, सो v इज इक्वल टू u प्लस AT. ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. नेक्स्ट इन द ऑर्डर वी हैव s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. s is equal to u plus half AT square का मतलब क्या है? s मतलब the distance covered by the object. s is the distance covered by the object. u is initial velocity. t is time. Half a is acceleration. T is time. Okay. Three equations. Third equation is v square minus u square is equal to 2as. Okay. So these are the three basic equations of kinematics that you should keep in mind. And यही equations थोड़ा change होते हैं when you learn about the gravitation. क्योंकि gravitation में हम लोगों को acceleration, we know acceleration is g. Acceleration is g because g is equal to, आप लोगों को पता है g is equal to 9.8.
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो हम लोग एक्सेलरेशन जी हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन जहां जहां पे जाए इक्वेशन में, वहां पे हम लोग को एक ही जगह जी लिखना है। only this thing is changed in gravitation. Okay, so I have given a basic introduction of kinematics. So we'll move to the next question now. Our next question is, what is average velocity? मैं आप लोगों को बोला था, यहाँ पे मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है। तो मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटा सा स्टोरी या फिर एक एग्जांपल दूंगा जैसे आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। तो एक लड़का था जिसका नाम है राम। उसका घर था यहाँ पे, पॉइंट ए मान लेते हैं इसको, और उसका स्कूल था यहाँ पे पॉइंट बी में। ये स्कूल उसका, ये हो गया होम इसका। तो जो रोड है उसको घर से स्कूल जाने के लिए ऐसे आता है, ये रोड उसका। ओके, सो ऑब्वियसली हम लोगों को जहाँ जहाँ पे रोड होगा उसी पे जाना पड़ेगा। ओके, सो ऑब्वियसली इसी रोड को कवर करके उसके स्कूल तक पहुंचता था। तो ये अगर ये रास्ता कवर करता था तो उसको लगता था 5 किलोमीटर। ओके, बट 5 किलोमीटर उसको लगता था अगर वो रोड से जाए। तो व्हाट इज 5 किलोमीटर हियर? 5 किलोमीटर इज डिस्टेंस। ओके, एंड अभी आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट क्या है? फिर अगर ये डिस्टेंस हो गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट देन? Displacement means the shortest distance. Displacement means the shortest distance which a body needs to cover if it wants to go to its destination. Okay, so displacement is the shortest distance. Okay, so यहाँ पे shortest distance क्या हो सकता है? होम टू स्कूल का shortest distance is the straight line. तो अगर ये स्ट्रेट लाइन से जाएगा, स्ट्रेट लाइन में ऑब्वियसली कुछ घर होगा, रास्ता नहीं होगा ऑब्वियसली, बट वो अगर इमेजिन करो कि अगर वो स्ट्रेट लाइन से जा रहा है और इसका डिस्टेंस कितना होगा, 3 किलोमीटर फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे 3 किलोमीटर इज इट्स डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर गाइस। डिस्टेंस इज द actual distance which it needs to cover to reach to its destination. Okay, and displacement is the shortest distance it needs to cover from home to school or its destination. Okay, so ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो अभी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज स्पीड इज स्पीड का हम लोग डेफिनेशन में पढ़े थे। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो एवरेज स्पीड के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम इज एवरेज स्पीड। सेम जैसे हम लोग एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी भी। वेलोसिटी के लिए हम लोगों को फॉर्मूला पता था कि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, सो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता चल गया। तो गाइस, मैंने अभी तक आप लोगों को काइनेमेटिक्स और यूनिट्स एंड डायमेंशन के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व किए कर दिए हैं। तो मैं यहाँ पे और एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आप लोग जब भी फिजिक्स पढ़ रहे हो, थ्योरी पढ़ना इज फाइन, बट थ्योरी के बाद आप लोग गो बैक टू व्हेन यू डन विथ योर थ्योरी लेक्चर्स, गो बैक एंड सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। ओके, मैं सजेस्ट करूंगा कि हर दिन आप लोग, क्योंकि फिजिक्स में विदाउट न्यूमेरिकल्स यू आर नथिंग। थियोरी इन फिजिक्स विल हेल्प यू गेट नथिंग इन फिजिक्स। आप लोगों को फिजिक्स में अगर मार्क्स फेच करना है तो द ओनली थिंग व्हिच कैन फेच यू गुड मार्क्स इज न्यूमेरिकल्स। सो हर दिन एक आप टारगेट सेट किया करो, 50 to 60 न्यूमेरिकल्स हर दिन आप लोग जैसे ही आपको सॉल्व करना है। ओके, एंड आप लोगों को अगर लेक्चर अगर देखना है तो लेक्चर्स के लिए आप लोग कहीं पे भी देख सकते हो। यहाँ पे साथ ही में देखो, अगर साथ ही में हम लोग
we have a team of the people who have achieved a good rank and who already have scored what you want to score. Okay, so learn from them. It's easier to learn. So learn from Sati. Then, but watch after watching lecture. Never forget to go and practice more and more questions. Okay, so coming back to the topic, after average velocity, we'll move to the next question of today's lecture. Question number 5. Explain the projectile motion. काफी लोगों को यहाँ पे जब हम सब लोग मोशन इन 1D कवर करने के बाद जब वो मोशन इन 2D पे आते हैं तो I have seen many people facing difficulty in this topic, particularly this topic, the projectile motion. So I'll first talk about what is a vertical motion, then we'll talk about what is a projectile motion. So be with me, guys. First, I'll describe what is vertical motion, then I'll describe what is projectile motion, so that you will understand the concept little better. Okay, so एक ऑब्जेक्ट एक फुटबॉल था. ओके, जब एक फुटबॉल को हम लोग ओनली आप एक इमेजिनरी सोचो कि हम लोग उसको सिर्फ एक अपवर्ड एक वेलोसिटी दे रहा हूं. ओके, so what will happen if I'm giving a velocity v to it? It will go up, and it will stop at a point when the velocity will be 0. Okay, then again it will come down, and again when it will reach and come back to the same point, if it is earth, when it is coming back to earth again, it will again have the velocity of v. Okay, और जब इनिशियल वेलोसिटी था फाइनल वेलोसिटी के साथ सेम ही होगा. ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी, ये दोनों वेलोसिटी सेम होगा. ओके, और फाइनल पॉइंट में वेलोसिटी उसका 0 होगा. और इसके पास कोई भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं था. इट हैड ओनली ए वर्टिकल वेलोसिटी. इट हैड ओनली वर्टिकल वेलोसिटी. ओके, बट हम लोग अभी और एक एग्जांपल में दे रहा हूं. अगर ये फुटबॉल है, फुटबॉल को मैं एक एंगल पे वेलोसिटी दे रहा हूं, एक एंगल पे उसको वेलोसिटी दे रहा हूं, तो क्या होगा? अगर ये एंगल थीटा था तो वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट आ जाएगा, v cos थीटा, और ऊपर एक कंपोनेंट आ जाएगा v sin थीटा. ओके, सो क्योंकि इसका 2 वेलोसिटी है, ऊपर भी देने वाला एक वेलोसिटी है और सीधा भी देने वाला वेलोसिटी है, मतलब हॉरिजॉन्टल में भी एक वेलोसिटी है और वर्टिकल में भी एक वेलोसिटी है. इट विल मूव इन एंगल, इट विल मूव at an angle. Okay, so it will move like this, ting, 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 ting. It will come back to the same position. So here we'll understand the physics behind this projectile motion. Why is it happening? Because when if we'll consider this vertical velocity of v sin theta, इसको एक फोर्स पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट को हर पॉइंट पे एक फोर्स पड़ रहा है, और वो फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ओनली एक ही फोर्स पड़ रहा है इस पे, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज डाउनवर्ड. तो जो इसका वर्टिकल वेलोसिटी था v sin थीटा का, v sin थीटा ऊपर जाते 0 हो जाएगा. क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन हो रहा है -g से. ओके, और जो इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिला है v cos थीटा, इसकी वजह से ये इतना डिस्टेंस भी हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा है. That is its physics behind projectile motion. Okay, so only one force is acting here, force of gravity. And one more thing you have to keep in mind is no gravitational force or no horizontal force, gravitational or horizontal, any force, no horizontal forces acting here. Okay, यही होता है क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन. तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम लोग कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है कि ये कितना मैक्सिमम हाइट अचीव किया या फिर कितना ये डिस्टेंस ट्रैवल किया हॉरिजॉन्टली, तो कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है, अगर मतलब ये हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस ट्रैवल,
हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस ट्रैवल को हम लोग और एक नाम भी दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं रेंज. Okay, so what will be the range? Let's see. Its initial velocity was v cos theta. U is v cos theta, and acceleration is 0. So हम लोगों को s t given है time, तो s कैलकुलेट करना है. s कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन इक्वेशन है ऑलरेडी. So put in the formula v cos theta plus half a t square. So t is 0. सॉरी t है हम लोगों के पास बट a is 0, तो ये 0 हो जाएगा पूरा. तो s is v cos theta into t. ओके, अगर आप लोगों को रेंज कैलकुलेट करना है तो कॉस कंपोनेंट ले लीजिए, उसके साथ टाइम कैलकुलेट. वैसे ही आप लोगों को अगर कैलकुलेट करना है कितना हाइट वो अचीव किया, वर्टिकल डिस्टेंस या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं एच मैक्स, कितना हाइट ट्रेवल किया, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं. उसको हम लोगों को पता है कि इनिशियल वेलोसिटी उसको मिला था v cos थीटा, टाइम हम लोगों के पास है t, और फाइनल वेलोसिटी है 0 एंड एक्सेलरेशन इज -g. ओके, सो आप लोगों के पास है, डायरेक्टली कैलकुलेट करो. s कैलकुलेट करना है तो s कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है हम लोगों के पास, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ओके, सो v स्क्वायर हम लोगों के पास है 0, u स्क्वायर हम लोगों के पास है v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2a का है -g, s है h मैक्स जो हम लोगों को कैलकुलेट करना है. तो कैलकुलेट करो, माइनस v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -2gh, माइनस माइनस कैंसिल, h का वैल्यू आ गया v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. ओके, सो h मैक्स का फॉर्मूला आ गया. इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन. एंड वी हैव सम बेसिक न्यूमेरिकल्स टू सॉल्व इन फिजिक्स प्रोजेक्टाइल मोशन. इन नीट यू विल फाइंड वन क्वेश्चंस, मोस्टली एक ही क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन से. बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट 5th इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट फिजिक्स. एक्सप्लेन द प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से कवर करना चाहिए. ओके, so moving to my next topic for today's session is Newton's laws of motion. What is Newton's laws of motion? आप लोगों ने बहुत ही, अगर इंस्टा पे मीम देखा होगा या फिर किसी मूवी में देखा होगा, कहीं पे भी आपने देखा होगा कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और एप्पल गिर गया. देन ही डिस्क्राइब्ड ऑल द 3 laws of motion. But most people, many scientists do say that most of his laws were even explained before by other scientists. He only changed it in some very, he only gave a light line to the topic. Okay, many scientists do say that these topics were already discovered, these things were already given by other scientists. Forget it. We are here to study the Newton's laws of motion. It has been given the name of Newton, so we have to study the Newton's laws of motion. So studying Newton's laws of motion, Newton had given 3 laws of motion. Newton's first law, the Newton's second law, and the Newton's third law of motion. So starting with Newton's first law of motion. So what is Newton's first law of motion? Newton's first law of motion is also given another name, law of inertia. Law of inertia. So what is laws of inertia? Newton's first law of motion says that if an object, every body, this is Newton's first law of motion. Please look here, guys. Every body continues to be in its state of rest or uniform motion in a straight line unless compelled by some external force to act otherwise. First law of motion कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट पे है और या फिर वो मोशन में है तो वो वही रेस्ट या फिर वही मोशन को परसिस्ट करेगा unless an external force is given to it. Okay, that is the law, Newton's first law of motion.
सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का भी 3 टाइप होता है लॉ ऑफ इनर्शिया का। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of motion, and inertia of direction. Okay, so what is inertia of rest? Inertia of rest is if an object is at rest, it will be at rest until an external force is applied. माने for example एक object अगर पड़ा हुआ है, okay, तो ये यहीं पे पड़ा रहेगा जब तक उसको एक एक्सटर्नल फोर्स ना मिले। आप लोग सोचोगे कि एक बेसिक चीज है तो इसको हम लोग क्यों एक लॉ ऑफ मोशन पे बोल रहे हैं, क्योंकि एट दैट टाइम he had given a statement for it, okay. Then inertia of motion मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, ओके, या फिर एक मोशन में यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो तब तक यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तब जब तक आप एन एक्सटर्नल फोर्स नहीं दोगे, ओके। अगर आप लोग एक बॉल को छोड़ दोगे कुछ वेलोसिटी देखें, तो न्यूटन कहते हैं कि अगर वो तब तक एक वही वेलोसिटी पे रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता उसमें। तो आप लोग बोलोगे अभी कि मैंने जब एक बॉल को फेंका नीचे तो वो तो कुछ देर बाद स्टॉप हो जाता है ना। सो यू गाइस माइट बी थिंकिंग व्हाई डज इट स्टॉप, बिकॉज ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। जो फ्रिक्शन फ्रिक्शन आप लोग अगर 9th क्लास में थोड़ा भी आपको याद है, तो every object gets a friction or an opposite force from the ground, okay. सो वही एक्सटर्नल फोर्स, उस पे एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है। किसका एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है? ग्राउंड से फ्रिक्शन मिल रहा है, तभी वो स्टॉप हो रहा है, नहीं तो वो स्टॉप नहीं होता कभी भी, ओके। इट्स स्टेटेड बाय न्यूटन। देन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब किसी ऑब्जेक्ट अगर एक डायरेक्शन में, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट को आप लोग हम लोग डेली डे टू डे लाइफ में भी हम लोग समझ सकते हैं। जब हम लोग आप कार में बैठे हो, अगर रेस्ट पे बैठे हो कार में, तो अगर कार जब सडनली मूव करने स्टार्ट करता है तो हम लोगों का लोअर लिम्ब मूव करता है। लोअर लिम्ब मतलब द लोअर लेग मूव्स, ओके। तो आप लोगों को एक सडन जर्क मिलता है। क्यों सडन जर्क मिलता है? क्योंकि आपका बॉडी जो रेस्ट पे था वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, ओके। तो जब आप लोगों का पैर आगे बढ़ने लगा, जो कि गाड़ी के कांटेक्ट में, जब वो आगे बढ़ने लगा तो बॉडी मूव रेस्ट में रहना चाहता है, तो बॉडी पीछे रह जाता है, ओके। दैट्स व्हाई यू गेट अ जर्क। वही उसी को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं इनर्शिया मोशन में भी। जब एक गाड़ी मूव करते रहता है, बस में अगर बैठे हो, मूव करते रहता है, जब वो मोशन में रहता है तो आपका बॉडी स्टेबल रहता है, ओके। पर जब वो सडनली स्टॉप हो जाता है गाड़ी, आपका पैर स्टॉप हो जाता है, बट आपका जो अपर लिम्ब मतलब जो बेली रीजन और हेड अपर अबव वेस्ट वाला रीजन है, जो बॉडी है आपका, वो मोशन में ही रहना चाहता है, तो आगे बढ़ जाता है। इसलिए यू गेट एन फॉरवर्ड जर्क बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। देन व्हाट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? डायरेक्शन में भी आप लोग समझ सकते हो। जब आप एक गाड़ी में सीधा अगर जब जा रहे हो गाड़ी में, तो गाड़ी में जब तक आप सीधा हो तब तक आप मतलब गाड़ी जब तक सीधा चल रहा है तब तक आप लोग स्ट्रेट बॉडी स्टेबल पोजीशन में होगा, ओके। बट सडनली इफ ए टर्न कम्स, ओके, तो गाड़ी अगर राइट में मूव किया तो आपका जो लोअर पार्ट है वो राइट में मूव हो जाता है, बट आपका लेफ्ट पार्ट चाहता है कि वो सीधा ही जाए, ओके। तो लेफ्ट पार्ट पीछे रह जाता है। दैट्स व्हाई यू get a jerk towards the opposite side of the turn, okay. That's the thing that Newton described in its first law. I hope I'm very clear with these things: inertia of rest, inertia of motion, then inertia of direction. Then on the second line we have Newton's second law of motion. So what is Newton's second law of motion? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली proportional to change in its momentum, ओके। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि मतलब बेसिकली अगर हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़े, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम।
change in rate of change of momentum, actually rate of change in momentum. Okay, so सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही आप लोगों को थोड़ा अगर याद होगा 9th क्लास का, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही आप लोगों का डिराइव हुआ था फॉर्मूला F इक्वल टू ma, जो फॉर्मूला डिराइव हुआ था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही हुआ था. Second law says that F is directly proportional to dv into dt and F is also directly proportional, so dv into dt. So इसी को हम लोग अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए F is equal to k into dv, dv को हम लोग change in momentum, sorry, dp upon dt. ओके, तो हम आप लोग सोचोगे फोर्स इक्वल टू मास इंडेक्स रिलेशन कैसा है, मैं डिराइव करके आप दिखा सकता हूँ. k का वैल्यू होता है 1, तो k हम लोग निकाल सकते हैं dp upon dt, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम. फाइनल मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी माइनस मास इनटू एक्सीलरेशन अपॉन टाइम. सो फोर्स इज इक्वल टू मास कॉमन ले लो, v माइनस u अपॉन t. v माइनस u अपॉन t कुछ याद आ रहा है? It is acceleration. So force is equal to mass into acceleration. So the force of formula is given by Newton's second law of motion. Okay. So coming to the third law of motion. What is Newton's third law? Newton's third law of motion. Newton's third law of motion states that every action has an opposite and equal reaction. मतलब कि अगर वॉल है, अगर आप वॉल पे कुछ अगर एक मुक्का मारने के लिए ट्राई करोगे, even the wall gives you a same amount of force. Even the wall gives you the same amount of force. That is stated by Newton's third law of motion. Every action you are doing has an opposite and equal reaction. Okay, that is stated by Newton's third law of motion. Okay, अगर हम लोग फोर्स F दे रहे हैं तो हम लोगों को भी एक ऑपोजिट माइनस F का रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा. That is stated by Newton's third law of motion. Okay, so I hope I am clear with Newton's three laws of motion. First law हो गया law of inertia. Second law हो गया, second law में हम लोग क्या पढ़े? Force is directly proportional to rate of change in momentum, जिसमें हम लोगों को force का फॉर्मूला मिला. Then comes third law of motion. Third law of motion क्या है? Every action has an opposite and equal reaction. Okay. Okay. So coming to next question, today's 7th question. So read the next question. If the gravitational acceleration at the surface of Earth is g, then the increase in potential energy in lifting an object of mass m to a height equal to half of radius from the surface of Earth is. Okay, इसको सॉल्व करने के लिए अगर ये हम लोगों का अर्थ है जिसका रेडियस r है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे अभी और उसको मैं यहाँ से यहाँ तक ले रहा हूँ, कितना हाइट पे ले रहा हूँ? इसका डिस्टेंस मतलब r/2, इसके रेडियस का हाफ डिस्टेंस पे ले रहा हूँ, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है इस प्रोसेस में. ओके, अगर यहाँ पे इनिशियल था पोटेंशियल एनर्जी ui, अगर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी uf है, तो कितना इंक्रीज हुआ? डेल्टा u माने uf माइनस ui हम लोगों को कैलकुलेट करना है. ओके, एंड हियर गिवन इज g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, सो फर्स्ट हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी. What is potential energy in gravitation? What is potential energy gravitation? We all know that potential energy gravitation is g minus g. अगर इस ऑब्जेक्ट का मास है m और अर्थ का मास है कैपिटल M, g mm by r. Okay, और and we know small g is gm by r square. Okay, so ui को हम लोग ये भी लिख सकते हैं माइनस m g r, लिख सकते हैं माइनस एम जी आर. ऑब्वियसली हम लोग लिख सकते हैं, बट द फॉर्मूला यू विल फाइंड गेट द सेम आंसर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. समझ में आया? इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस जी एम एम बाई आर. ओके, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर दिए. देन वी विल गो टू
व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब वो कितना डिस्टेंस मूव किया, मतलब सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, 3r/2, हाँ कि नहीं, r+r/2, 3r/2 डिस्टेंस पे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, -g m m, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, 3r/2, 3r/2। तो इसको हम लोग जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3, 2/3 माइनस यहाँ पे लिख दो g m m/r। ओके, सो -2/3 g m m/r। तो इसको ही हम लोग स्मॉल g के टर्म्स में लिखते हैं, uf इज इक्वल टू -2/3 mgr। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए बोला था व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू u final minus ui। u final इज इक्वल टू -2/3 mgr माइनस ऑफ माइनस mgr। तो कितना आएगा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, mgr -2/3 mgr। ओके, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/3 mgr। ओके, दैट्स द आंसर गाइस। सो ये थोड़ा इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को नीट में मिल सकता है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया करो आप लोग। ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। Then we move to our next question. What is an electric field? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले मैं आप लोगों को ग्रेविटेशनल फील्ड बोलता हूँ। अगर ये अर्थ है, अर्थ में अगर आप लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट अर्थ अर्थ ऑब्जेक्ट को पुल करके अर्थ की तरफ ला रहा है। बट अगर ये अर्थ का फील्ड था, इस फील्ड के बाहर है, मतलब ये अगर आउटर स्पेस में कुछ ऑब्जेक्ट है, उसको अर्थ ला पा रहे है क्या अपने पास? नो, बिकॉज the object is lying out of its gravitational field, out of its gravitational field। तो अर्थ कब तक एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर सकता है? जब तक वो अपने ग्रेविटेशनल फील्ड में लाई कर रहा हो। ओके, सो दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। सेम लाइक दैट, अगर हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे, तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड? आप लोगों को पता होगा पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, रिपेल होता है, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो साइंटिस्ट ने क्या बोला, अगर हम लोग एक छोटा सा चार्ज लेंगे, स्मॉल चार्ज क्यू, अगर हम लोग एक स्मॉल चार्ज क्यू लेंगे, स्मॉल चार्ज क्यू अगर लेंगे, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज क्यू लेंगे, उसको हम लोग ये अगर ये पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे अगर एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे आएगा तो ये उसको रिपेल करेगा, और ये हम जब ये नेगेटिव फील्ड के पास देते हैं तो ये इसको अट्रैक्ट करता है। तो बेसिकली, बट ये अगर कुछ डिस्टेंस से बाहर है, ये अगर इस डिस्टेंस से बाहर है, तो इसको कुछ भी फोर्स नहीं पड़ रहा। ओके, सो व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है स्फेरिकल रीजन, ए spherical region around a charged body where base charge experiences a attractive or a repulsive force। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? एक चार्ज के अराउंड वो स्फेरिकल एरिया जहां पे अगर हम लोग एक बेस चार्ज छोड़ते हैं, तो वहां पे जहां पे उसको एक फोर्स मिलेगा। ओके, अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव जो भी हो, फोर्स मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? साइंटिस्ट ने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर
प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, कन्वेंशनली वी थिंक पॉजिटिव चार्ज से ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, मतलब ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जाता होगा, यहाँ से आउटसाइड जाता है, और ये एक नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ आता होगा। ओके, these are known as electric field lines. Okay, so imaginary lines that indicate the direction of electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज से बाहर जाता है, नेगेटिव चार्ज के तरफ आता है। दोज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, मैं इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज, जैसे कि मैंने पहले बोला, ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी हम लोग कर रहे हैं वो इमेजिनरी है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। थर्ड पॉइंट इज electric field, if electric field is stronger, field lines are closer. इसका मतलब ये मैं चार्ज दूंगा Q, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रहा था, अगर और एक चार्ज दूंगा 3Q, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डेंसली बनेगा, क्लोजली। ओके, जितना बड़ा चार्ज उतना बड़ा, उतने डेंसली इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोजली बनते रहेंगे। ओके, सो आई थिंक आई एम क्लियर अबाउट द टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज से बनते हैं, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाते हैं, एंड इट इज ओनली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। ओके, क्यों इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड ही एक ऑब्जेक्ट और एक चार्ज को अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर सकता है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल। So what do you mean by an electric dipole? Dipole का मतलब होता है two opposite charges, two equal and opposite charges अगर एक कुछ small distance में है, plus q minus q, two equal and two opposite charges अगर कुछ small distance पे है तो वो क्या बनाते हैं? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन में लिख रहा हूं, इट इज a pair of point charges with equal magnitude and opposite sign separated by a small distance। वही होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर दो इक्वल ऑपोजिट चार्ज है और स्मॉल डिस्टेंस में, उसको बोलते हैं हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? HCl ले लो, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और ये एक स्मॉल डिस्टेंस में, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का इट इज ऑल्सो एन फिजिकल क्वांटिटी गाइस, सो इसका भी एक डेफिनेशन होता है। ओके, सो इसका डेफिनेशन सॉरी इसका एक फॉर्मूला होता है। तो डाइपोल मोमेंट का अगर फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे, व्हाट इज इट्स फॉर्मूला इज Q into 12। Q मतलब जो इसका चार्ज है वो मल्टीप्लाइड बाई 12 मतलब जो डिस्टेंस था दोनों के बीच, उसको बोलते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट। तो इसका एसआई यूनिट क्या आ जाएगा? Q का एसआई यूनिट हम लोगों को पता है कूलम, L का है मीटर, तो एसआई यूनिट इज कूलम मीटर। ओके, so this was a very easy concept, dipole moment and its SI unit. Then I will describe about the viscous force. What is viscous force, guys? What is viscous force is, आप लोग कभी भी अगर एक बाल्टी में हाथ डाल के पानी अगर है, पानी को ऐसे मिक्स करना स्टार्ट करो, मिक्स करने के बाद जब आप लोग छोड़ दोगे तो कुछ टाइम के बाद पानी
अगेन कम्स टू द स्टिल पोजीशन, मतलब फिर से जैसे स्टेबल था पहले वैसी वैसी पोजीशन को आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि जब हम लोग पानी को फोर्स देके छोड़ते हैं, उसके भी पानी में भी कुछ लेयर्स होते हैं, ओके, जिसको जो लेयर्स अपने आप में फोर्स या फिर एक फ्रिक्शन फोर्स देते हैं, ओके। जैसे हम लोग अगर एक रफ रफ सरफेस पे अगर एक बॉल को छोड़ रहे हैं तो कुछ देर बाद रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि the friction it is getting, because of the friction it is getting, because of the opposite force it is getting. Same like that, water में भी कुछ layers होते हैं, टंग 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 टंग, कुछ layers होते हैं जो कि एक opposite friction force देते हैं, जिसकी वजह से पानी फिर से रुक जाता है। उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स, ओके। सो विस्कस फोर्स इज सिमिलर टू, जैसे मोशन में फ्रिक्शन जैसा था वैसे ही फ्लूइड में विस्कस फोर्स जैसा है, ओके। देयर इज नो डिफरेंस इन इट, दोनों सेम ही। तो विस्कस फोर्स हम लोग डिस्कस करने के लिए विस्कस फोर्स का हम लोग फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, ओके। अगर यहाँ पे वो यहाँ पे जो लेयर्स हैं, लेयर्स के बीच में एक एक ये जो ईच दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ वाटर, अगर सबके बीच में डिस्टेंस है डीवी, सॉरी डीएक्स, और ये वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं डीवी, okay. So the viscous force है, it's found that viscous force is directly proportional to dv by dx. dv by dx मतलब जो velocity से move कर रहा है with respect to its distance, okay, उससे ये directly proportional है, okay. और ये जो layers हैं, if a layer का area अगर a है तो ये भी पाया गया कि ये जो force है is directly proportional to this area, okay. First force is directly proportional to dv by dx, then force is also directly proportional to acceleration, okay. So जब हम लोग ये फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, so what the formula will be, f will be directly proportional to a into dv by dx. और हम लोगों को एक चीज पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट डालते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट डालेंगे इटा a dv by dx. This will be the formula for the viscosity, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आया। ए इज द वो लेयर का एक्चुअली एरिया, और डीवी बाई डीएक्स वेलोसिटी, और ये डीएक्स था जो लेयर्स का डिस्टेंस। ये हो गया विस्कोस कांस्टेंट, इटा को बोलते हैं विस्कोसिटी कांस्टेंट, ओके। सो विस्कस फोर्स आप लोगों को इतना ही, विस्कस फोर्स में फोर्स कैलकुलेट करने के लिए यही कैलकुलेट करना रहता है। So today I'll describe my last question of today's module. What is Young's modulus? What is Young's modulus? Then we will wrap up the session. Okay? So Young's modulus describe करने से पहले मैं first आप लोगों को describe करूंगा what is Hooke's law. So what is Hooke's law is within elastic limits, stress is directly proportional to strain. Is said by Hooke's law. Okay? So ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए, स्ट्रेस को हम लोग हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, एक इलास्टिसिटी कांस्टेंट डालता हूं इनटू स्ट्रेन। देन ये कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ओके। ये ई को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। हुक्स लॉ क्या बोलते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लाया जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और सॉलिड ऑब्जेक्ट में यही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस, ओके। सो यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू क्या होगा, विल बी इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। जैसे कि आप लोगों को पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन का मतलब डेल्टा एल बाई एल इज वाई। तो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला आ गया एफ अपॉन ए बाई डेल्टा एल अपॉन एल, ओके।
So this is Young's modulus, guys. So I hope मैंने आप लोगों को आज जितना भी टॉपिक क्लियर किया आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आया होगा. So I am wrapping up today's session, guys. So मैंने जैसे बोला फिजिक्स में आप लोग मेनली न्यूमेरिकल्स पे फोकस करो एंड स्टडी वेल, गाइस. थैंक्स अ लॉट. बाय.